हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक पूरी सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले मीनिंग और कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी डिस्कस किया था। देन हमने थ्योरीज में सबसे पहले मोनेस्टिक थ्योरी डिस्कस किया था। अभी आज के सेशन में हम लोग प्लूरलिस्टिक थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला प्लेलिस्ट है उस पर आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएंगे अगर आपको वो देखने हैं तो। आज हम कवर करेंगे प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपलेस्ट वे पे डिस्कस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट को आपको रट्टा ना मारना पड़े और आप इसे समझ जाएं। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ में हैंड रिटन नोट्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी उसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकूं, इसलिए हैंड रिटन नोट्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। तो फ्रेमवर्क में एक बार बता दूं आपको, प्लूरलिस्टिक थ्योरी में हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि क्यों ये आया, क्या आर्गूमेंट थे प्लूरलिस्टिक थ्योरी के, या जो प्लूरलिज्म है इसका क्या मतलब है इसका, और फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ओरिजिन कैसे हुआ इस थ्योरी का। देन बेसिक अजम्पशन डिस्कस करेंगे और हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के। एंड हम लास्की एंड रॉबर्ट डहल के पॉइंट ऑफ व्यू को भी इंक्लूड करेंगे। देन लास्ट में हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। गेटिंग इट? तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी, सबसे पहले एक टर्म को समझो, प्लूरलिज्म। तो प्लूरलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है? जब हम प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल थ्योरी में, प्लूरलिज्म का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस इन अ सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी में मल्टीपल ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस कंडीशन में स्टेट पावरफुल हो सकता है। स्टेट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है एक सोसाइटी का, और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टेट जो है वो पावरफुल एंड डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है इन सारे ग्रुप के बीच में, लेकिन स्टेट केवल इंस्टीट्यूशन नहीं है एक सोसाइटी में, जैसा कि मोनेस्टिक थ्योरी वाले मानते थे। मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो था वो क्या कहते थे लोग कि भाई जो पूरी पावर है या अथॉरिटी है या डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ स्टेट के पास है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी इसी मोनेस्टिक थ्योरी कॉन्सेप्ट या ट्रेडिशनल नोशन ऑफ थ्योरी को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी है ना, दिस इज़ नॉट सिंगल या इंडिविजिबल अथॉरिटी जो एक स्टेट के पास होती है। ओके, तो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के जो सपोर्टर्स हैं, ओके, वो इस बात को चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी है, जो ये सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी है, ये शेयर्ड है, फ्रेगमेंटेड है, डिवाइडेड है या डिस्पोज्ड है, यू कैन से दैट, या शेयर की जा रही है अमंग द वेरियस एक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, या आप ग्रुप्स कह सकते हो, इन्हें एसोसिएशंस कह सकते हो, डिफरेंट टर्म्स हैं। ओके, तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी कहती है कि भाई सॉवरेनिटी सिंगल या इंडिविजिबल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये डिविजिबल है और जो बहुत सारे ग्रुप हैं सोसाइटी के उनके बीच में शेयर की जाती है। कैसे की जाती है? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आर्गूमेंट के रूप में प्लूरलिस्ट थ्योरी ने दिए, जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने दिया यहाँ पर। जैसे कि इस तरीके का चैलेंज क्यों किया जाने लगा? क्योंकि मोनेस्टिक थ्योरी आउटडेटेड प्रूव होने लगी थी। हमने जब मोनेस्टिक थ्योरी डिस्कस किया था यहाँ पर लास्ट वाले सेशन में, तो हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किया था, राइट, कि डोमिनेंट थ्योरी थी वर्ल्ड वॉर 2 तक। इसके बाद बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स, सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स इमर्ज हो रहे थे। तो जो मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी थी ये आउटडेटेड अपीयर होने लग गई और इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, और इसी मॉडिफिकेशन का रिजल्ट आपको देखने को मिला प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी।
क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज हो रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, जब यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल, मतलब यूरोपियन यूनियन बेसिकली क्या है, कई सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको मिलाकर ये ग्रुप बनाए। यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़। तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी मेंबर्स हैं, राइट, तो अब वो सब क्या है, कुछ ना कुछ तो उनकी जो सवरनिटी है, जो नेशन स्टेट की, थोड़ा बहुत तो इरोड होगी ना यहाँ पर, जो नेशन स्टेट की सवरनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव या कॉमन इश्यूज़ को एड्रेस करने की बात की जाएगी, तो एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ेस होंगे यहाँ पर ना, हर एक नेशन स्टेट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन लेना है, कलेक्टिव वेलबींग, ओवरऑल जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका ओवरऑल वेलबींग के लिए सोचना है। समझ गए आप ये बात? तो ये चीज़। दूसरा, प्लूरलिस्ट हाईलाइट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म्स। इस टाइम तक, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर एंड ऑल चल रहा था, तो ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म्स की ज़रूरत पड़ी। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश किए गए, चाहे वो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हो, फिर बाद में चलकर WTO हो, जो वर्ल्ड के ट्रेड को एक तरीके से एक तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे या उसे सुपरवाइज करेंगे। इसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक के जितने इंस्टीट्यूशंस हो गए, IMF हो गए, तो बहुत सारे ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश की गई। अब ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज़म्स में बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। तो इन सब को एप्लीकेबल बनाने के लिए प्लूरलिस्ट कहते हैं कि स्टेट कैसे सुप्रीम अथॉरिटी रह सकता है। अगर ऐसे रहेगा तो ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज़म्स को कैसे हम अप्लाई करेंगे या इम्प्लीकेशन कैसे होगा। ओके, नेक्स्ट, प्लूरलिस्ट ने एग्जामिन किया रीजनल इंटीग्रेशन का कि सॉवरेनिटी पे क्या पड़ा। रीजनल इंटीग्रेशन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ये रीजनल इंटीग्रेशन के लिए था। इसी जैसे साउथ एशिया में आपने पढ़ा होगा सार्क या आसियान, आपने पढ़ा होगा अफ्रीकन यूनियन, आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो इनके मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया कि आपस में मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, कॉमन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। ओके, कॉमन जो ट्रेड है, इनके बीच में ट्रेड है, उसको बूस्ट करेंगे। गेटिंग इट? तो रीजनल इंटीग्रेशन, ये कॉन्सेप्ट उभर रहा था, तो इसका प्रभाव पड़ रहा था कि भाई स्टेट अपनी अथॉरिटी लेकर कैसे बैठ सकता है, सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, वो तो थोड़ा बहुत डाइल्यूट होगी। देन प्लूरलिस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं सब नेशनल एक्टर्स के इन्फ्लुएंस को। सब नेशनल एक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नेशन स्टेट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम कह दें कि स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज़ द ओनली अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, कुछ कुछ पावर्स, स्पेशली जो सब्जेक्ट डिवीज़न है 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसमें सब्जेक्ट का डिवीज़न है। तो इस कुछ एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो लॉज हैं या रूल्स बनाने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो क्या यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर बैठ सकती है? नॉट पॉसिबल, है ना। फिर इसके बाद आप देखोगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, लोकल गवर्नमेंट्स। कुछ बहुत सारे डिसीजंस उनको भी सब्जेक्ट को एलोकेट किया गया कि इन सब्जेक्ट्स पे लोकल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, राइट। जैसे मनरेगा एंड ऑल को इम्प्लीकेशन किया जाता है इन गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसी तरीके से आप देखोगे कि सब नेशनल एक्टर्स के जो इमर्जेंस हुआ है, इसका भी इन्फ्लुएंस पड़ा था जो सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट पे है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स या आर्गूमेंट्स प्लूरलिस्ट
जो सपोर्टर हैं उनके द्वारा दिए गए, इनका एक ही मतलब कहना यही था कि भाई सवरेनिटी है वो सिंगल या इंडिविजिबल नहीं रह सकती है। सवरेनिटी इज शेयर्ड फ्रेगमेंटेड अमंग द वेरियस एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन। इन पॉइंट्स को समझने के बाद आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ओके, और इसी से यही कंक्लूजन क्या निकला कि भाई स्टेट हो सकता है पावरफुल या डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हो किसी भी सोसाइटी में, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली वन इंस्टीट्यूशन, इट इज़ ओनली वन ऑफ द मेनी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशंस इन द सोसाइटी। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। तो अब आइए हम चलते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और थोड़ा सा डिटेल में जो स्कॉलर्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो गाइस अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो स्पेशली आपको मेरे लेक्चर्स बेनिफिट कर रहे होंगे फॉर श्योर। मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दिया करें सेशन को, जो लेक्चर्स होते हैं उसको एक कमेंट करके फीडबैक दे दिया करें ताकि आप के फीडबैक को मैं इंक्लूड कर सकूं इम्प्रूवमेंट ऑफ द लेक्चर्स के लिए। एंड थर्ड चीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 80% और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, बहुत हार्ड वर्क लगता है आपके इन सारे सपोर्ट के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। नाउ कम बैक टू द लेक्चर। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्लूरलिस्ट थ्योरी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बाद हमें ओरिजिन डिस्कस करना है। तो जो प्लूरलिस्ट आइडियाज़ हैं कि भाई एक सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ओके, स्टेट के पास सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, जो अथॉरिटी या पावर है इन सारे ग्रुप के बीच में शेयर्ड होती है। तो ये इस तरीके के प्लूरलिस्ट आइडियाज़ को ट्रेस्ड बैक किया जा सकता है अर्ली लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ में, जैसे कि आइडियाज़ ऑफ जॉन लॉक के उस पे या मॉन्टेस्क्यू के उस पे। ओके, अब आपको पता है ना जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, इसके बाद से मॉन्टेस्क्यू का आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए। तो वहाँ पर ये सारे आपको आप देखोगे कि जो प्लूरलिस्ट आइडियाज़ हैं उनको ट्रेस बैक किया जा सकता है इन अर्ली लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ में। फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक डेवलपमेंट देखा जाता है प्लूरलिस्टिक आइडियाज़ का कहाँ पर? द फेडरलिस्ट पेपर पे, जिसको जेम्स मैडिसन के द्वारा लिखा गया, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सिस्टम ऑफ डिवाइडेड गवर्नमेंट। डिवाइडेड गवर्नमेंट कैसे थी? वो गवर्नमेंट जो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ओके, जिसमें चेक एंड बैलेंसेस हैं। तो इस तरीके की डिवाइडेड गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पर पावर डिवाइडेड है, शेयर्ड है, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है एक सिंगल अथॉरिटी पे। तो ये सारे आइडियाज़ थे अर्ली टाइम पे जिन्होंने प्लूरलिस्ट आइडियाज़ को डेवलप करने पे हेल्प किया। धीरे धीरे जो ये पॉपुलरिटी थी प्लूरलिस्टिक आइडियाज़ की या प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की, ये यूनाइटेड स्टेट में मिड-20 के आसपास काफ़ी पॉपुलर होती है और बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझते हैं और देखते हैं कि जो मोनिस्टिक थ्योरी है या जो सिंगल एंटिटी की बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड पावर की बात कर रहे थे, वो किस तरीके से आउटडेटेड हो रही थी, इररेलेवेंट बन रही थी और ज़रूरत पड़ रही थी जो नए इमर्जेंस हो रहे थे, नए चेंजेस हो रहे थे पावर डायनेमिक्स को लेकर, पावर शेयरिंग को लेकर। जैसे हम पढ़ चुके हैं ना सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जो रीजनल इंटीग्रेशन हो रहा था, इन सब नेशनल एक्टर्स बन रहे थे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे रॉबर्ट डेहेल, डेविड ट्रूमैन या लास्की का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे जो अपने प्लूरलिस्ट थ्योरी को डेवलप करते हैं थ्रू देयर रिसर्च। इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड डायनेमिक्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ पर स्टडी करते हैं और धीरे धीरे प्लूरलिस्ट थ्योरी को डेवलप करते हैं फर्दर। तो इस तरीके से इसका ओरिजिन होता है। बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं इन रिसर्चर्स के जो रिसर्च कर रहे होते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी पे या इंटरेस्ट ग्रुप पे? तो ये पाते हैं कि जो सिटीजन्स हैं, सभी सिटीजन्स, दे आर
द मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, पहला बेसिक अजम्पशन है प्लूरलिस्ट थ्योरी का। तो मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप हो गए या हम हो गए, तो हम लोग क्या हैं, सोसाइटी के कई सारे इंस्टीट्यूशन के साइमल्टेनियसली मेंबरशिप रखते हैं। हम वी आर इंडियंस, राइट, ये हमारी इंडिया के सिटीजन्स हैं तो इंडियंस हो गए, एक हमारी ये ब्रॉड आइडेंटिफिकेशन हो गई। फिर मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उस रिलीजियस ग्रुप के मेंबर हो गए, फैमिली ग्रुप के मेंबर हो गए, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में रह रहे हैं जैसे ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो हम उसके माइनॉरिटी हो गए। तो कई सारे ग्रुप्स के मेंबरशिप हम रखते हैं साइमल्टेनियसली। तो ऑल सिटीजन्स आर हैविंग मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप। तो जब मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप है तो रिस्पॉन्स भी वो मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप को करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन सारे ग्रुप्स के जो जो ग्रुप्स हैं, दे हैव एक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इक्वालिटी आ गई अमंग द वेरियस ग्रुप्स, दे हैव एक्सेस टू द गवर्नमेंट। मान लीजिए ये एक ट्राइबल बेस्ड ग्रुप हो गया, एक जैसे मान लीजिए हम फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हम फार्मर यूनियन के भी मेंबर हो गए। ओके, हम इसके बाद से कोई सोशल मूवमेंट, मान लीजिए हम फीमेल हैं तो हम फीमेल से रिलेटेड कोई ग्रुप है जो नारीवादी या फेमिनिज्म को लेकर काम करता है, या जो गर्ल्स हैं उनके रिफॉर्म, उनके राइट्स के लिए बात करते हैं, हम उसके। फिर हम इन्वायरमेंट कॉन्शियस हैं तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ग्रुप है, हम उसके भी मेंबरशिप है। तो एक तो पहली बात मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप हो गई। दूसरी, इन सारे ग्रुप्स की एक्सेस है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की। भाई ये मूवमेंट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे अभी फार्मर यूनियन का प्रोटेस्ट चल रहा है एमएसपी को लेकर। ओके, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे रहता है। तो और इसके बाद जैसे इसी तरीके से इन्वायरमेंटलिस्ट का भी रहता है कि इन्वायरमेंट को सेव करो, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें को करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। तो मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप हो गए यहाँ पे, बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं। ओके, तो ये सभी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट को ताकि इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, डिसीजंस लिए जाएँ। तो दे हैव इक्वल एक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो इनकी पावर का क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट पे? पड़ता है। आप देखोगे कि फार्मर्स को लेकर, जो फार्मिंग को लेकर लॉ लाए गए थे पिछली बार, उसमें से भी किसान यूनियन ने आंदोलन किया था और उन लॉ को वापस लेना पड़ा था। ओके, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं ताकि उनके इंटरेस्ट या कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या जो लॉज हैं वो बनाए जाएं या डिसीजंस लिए जाएं। तो यहाँ पर जो स्टेट है, अगर उसके पास अकॉर्डिंग टू द मोनिस्टिक थ्योरी जैसा कहती है कि सिंगल सुप्रीम पावर है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, राइट। तो दीज आर द बेसिक अजम्पशंस जिस पे प्लूरलिस्टिक थ्योरी बेस्ड है। अब हम आ जाते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया है पूरा, उसको लेकर कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी के फीचर्स क्या हैं, या कॉन्सेप्ट क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी मल्टीपल ग्रुप्स। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी कहता है कि जो पावर है वो सोसाइटी में मल्टीपल ग्रुप्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ना कि एक सिंगल रूलिंग एलाइट या अथॉरिटी या स्टेट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। दूसरा, डाइवर्स इंटरेस्ट एंड कंपटीशन। तो प्लूरलिज्म में या प्लूरलिस्ट थ्योरी में रिकॉग्नाइज किया गया एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर यूनियन, वुमेन्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या बिजनेस के बहुत सारे या प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उस पर वो कॉम्पिटिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तीसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप। तो प्लूरलिज्म में इस बात को हाईलाइट किया गया कि भाई इंटरेस्ट ग्रुप का अपना एक रोल है सोसाइटी में। ओके, और जैसे कि लेबर यूनियन, बिजनेस एसोसिएशंस, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इन्वायरमेंट के हो गए, ये रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ द देयर मेंबर्स, और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं कि इनके
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएं, एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये हम बेसिक एजम्पशन में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, उनके उनके पास हर किसी ग्रुप के पास एक्सेस है गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने का, चाहे वो लॉबिंग के थ्रू करें, चाहे वो एडवोकेसी के थ्रू करें, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करके करें, चाहे वो प्रोटेस्ट करके करें, ओके। इसके बाद से नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर। प्लूरलिज्म सजेस्ट करता है कि इस तरीके से कंपटीशन एंड काउंटर बैलेंसिंग जो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में होती है, उनके इससे एक बैलेंस ऑफ पावर बनता है और कोई एक सिंगल पर्टिकुलर ग्रुप डोमिनेंट नहीं हो पाता सोसाइटी में। तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम प्रिवेंट एनी सिंगल ग्रुप फ्रॉम डोमिनेटिंग द पॉलिटिकल सिस्टम, ओके। प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये नेक्स्ट फीचर है कि प्लूरलिज्म ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेसी में, और डिफरेंट ग्रुप्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने कंसर्न को, अपनी वॉइस को रेज कर सके इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ द स्टेट, और इन्फ्लुएंस कर सकें पॉलिसी आउटकम्स को, जैसे अभी फार्मर यूनियंस कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, प्लूरलिज्म की जो ये पूरी कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है, ये अलाइन करती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से, कि किस तरीके से इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन किया जाता है अमंग जो वेरियस ग्रुप्स हैं या सिटीजन्स हैं उनका। यही तो बेसिक फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, कि सबको अपनी वॉइस रेज करने का हक है, ओके। लिमिटेशन ऑफ द स्टेट, और प्लूरलिज्म इस तरीके से, जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है, ये कहते हैं कि भाई इस तरीके से जो सेंट्रलाइज्ड स्टेट हैं हम उसे रोक सकते हैं फॉर द मिस यूजिंग ऑफ द पावर, और स्टेट एक लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेड स्टेट इस्टेब्लिश किया जा सकता है, राइट। तो ये हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप एप्लीकेबिलिटी या कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस देखिए इसका, कि किस तरीके से कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस है, राइट। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यस। तो कॉन्टेम्पररी रेलेवेंट, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी रेलेवेंट कैसे है? सबसे पहले इंटरेस्ट ग्रुप आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो हर एक सोसाइटी में। इंडिया की बात करें जैसे, तो इंडिया में करंट में जो जैसे फार्मर यूनियन का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली एंड नियर बाई रीजन में, फिर इसके बाद से बहुत सारे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो शेप करते हैं एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ या ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज़ को। तो ये पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत आसानी से, तो रेलेवेंट होगी। दूसरा, पंचायती राज सिस्टम जैसे इंडिया में, और अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो जो लोकल या सब नेशनल ग्रुप्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके साथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, ओके। इसे आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिविल राइट्स मूवमेंट्स, जो जैसे कि मान लीजिए अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, ओके, या वुमेन हो गए, तो ये डिमांड करते हैं कैसे कि हाँ भाई हमारे कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, या माइनॉरिटीज़ का रहता है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ओके। तो ये बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो रेलेवेंट बनाता है इस थ्योरी को। इसके पास से जैसे कि हम सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ग्लोबल गवर्नेंस में, तो यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, आसियान का आप ले सकते हो, ओके। इस तरीके के ग्रुप हैं जिस पे जो मेंबर स्टेट हैं, ये इनके जो कॉमन इश्यूज होते हैं, कॉमन कंसर्न्स होते हैं, उनको एड्रेस करने की बात की जाती है, और इस तरीके से पावर शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लूरलिस्ट थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस ऑफ द प्लूरलिस्टिक थ्योरी शो कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। अब हम यहाँ पर
अब ऑलमोस्ट हमारा एंड हो चुका है यहाँ तक गाइस। अब हम सिर्फ 2 स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जैसे कि लास्की का एंड रॉबर्ट डहल का, जो आपके लेक्चर को और या आंसर राइटिंग को और इन्हेंस करेगा वैल्यू को। ओके, आई नो कि थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है आज का सेशन, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लूरलिस्टिक थ्योरी को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे समझना चाहते हो। अगर आपको लास्की एंड स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना तो आप यहाँ पर बंद कर सकते हो लेक्चर, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इस तरीके के स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर इंक्लूड किया करें वैल्यू एडिशन के लिए। ओके, तो लास्की का प्लूरलिस्टिक व्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सबसे पहले जो लास्की हैं ये प्लूरलिस्ट थ्योरी के सपोर्टर हैं और इन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। जब ये कहते हैं कि सोसाइटी फेडरल इन नेचर है तो भाई सॉवरेनिटी भी तो फेडरल इन नेचर होना चाहिए। ओके, कि जो पावर है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप या ग्रुप ऑफ पीपल पे कॉन्सेंट्रेटेड ना होकर जो ग्रुप है, जो पूरी सोसाइटी है, मल्टीपल एक्टर्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में शेयर्ड होनी चाहिए। सिंपल सी बेसिक इनका ये कहना था। तो ये बात करते हैं पावर डिफ्यूज़न की अमंग द वेरियस ग्रुप्स इन द सोसाइटी, और इसी तरीके से कहते हैं कि अगर हमें इंडिविजुअल के राइट्स या जो सिविल लिबर्टीज़ हैं इंडिविजुअल्स की, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, इन सबको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो पावर का डिफ्यूज़न होना चाहिए सोसाइटी में। अगर एक सिंगल एंटिटी के पास सुप्रीम अथॉरिटी हो जाएगी, वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकता है, इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट कर सकता है। सही बात है, इट मेक सेंस ना। और नेक्स्ट ये कहते हैं कि इस तरीके से प्लूरलिज्म सेफगार्ड करेगा टायरनी से। तो अगर हमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी रखना है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रखना है, तो अगर इसमें हमें पावर शेयरिंग या पावर डिफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर गवर्नमेंट इस तरीके से या स्टेट टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा तो डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप को, जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स, इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पावर का डिफ्यूज़न हो। ओके, चेक एंड बैलेंसेस, राइट, कि आप चेक एंड बैलेंसेस रख सको, कि भाई अकाउंटेबल बना सको गवर्नमेंट को, स्टेट को, इसके लिए ज़रूरी है। तो ये लास्की का आइडियाज़ हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, अपने आर्गूमेंट्स देते हैं। लिमिटेशन की बात करें या क्रिटिक्स की बात करें तो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो लास्की के इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ओवरऑल आप इसे प्लूरलिज्म की क्रिटिसिज्म में भी यूज़ कर सकते हो। तो लास्की का जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है, कई बार क्रिटिक्स क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बहुत ही आइडियलिस्टिक असम्पशन पर बेस्ड है। जो क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि सोसाइटी में सर्टेन ग्रुप्स या कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो वेल्दी होते हैं या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होते हैं और उनके पास डिसप्रोपोर्शनेट पावर या इन्फ्लुएंस होता है। जो ट्रू प्लूरलिज्म जिसकी बात लास्की कर रहे हैं उसको अंडरमाइन कर सकता है। ट्रू है, हर एक सोसाइटी में हम कितनी भी बात करें कि सबके पास, सबको राइट्स हैं, लिबर्टीज़ हैं, हमें एक्सेस टू द गवर्नमेंट है, लेकिन हर एक सोसाइटी में कुछ सर्टेन ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, वेल्दी होते हैं, जो गवर्नमेंट को बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसका प्रभाव अदर ग्रुप्स पर पड़ेगा कि उनकी वॉइस को दबा दिया जाएगा। तो ट्रू मैनर पे या जो आइडियलिस्टिक अजम्पशंस लास्की के द्वारा किया गया वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये कहते हैं क्रिटिक्स कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता सोसाइटी में, दो कि ये सब ठीक है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है सोसाइटी में? ओके, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं रॉबर्ट डहल। तो रॉबर्ट डहल ने पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट दिया। तो पॉलियार्की बेसिकली जो टर्म रॉबर्ट डहल के द्वारा दिया गया, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कैरेक्टराइज्ड है, जो बेस्ड है ऑन द कॉम्पिटिटिव इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि जो गवर्नमेंट है वो कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस के द्वारा बनाई जाएगी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा सिटीजन्स का या पीपल का। अब इसके थोड़े से हम और अगर हम डिटेल में देखें कि क्या मतलब होता है इसको, तो एक तरीके का जो पॉलियार्की है ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो कॉन्सेप्ट रॉबर्ट डहल के द्वारा डेवलप किया गया। इस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में
कॉम्पिटिटिव इलेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो रॉबर्ट डेहल कहते हैं कि जब कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस हो रहे हैं, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस और कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ पावर नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविल लिबर्टीज़, तो सिविल लिबर्टीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है और सिविल लिबर्टीज़ को अगर प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल को, तो यहाँ पर पावर डिवाइडेड या शेयर्ड होनी चाहिए सोसाइटी में। देन इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर हो। ओके, देन गवर्नमेंट को अपनी पावर के लिमिट में रखना है तो चेक एंड बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे, एंड चेक एंड बैलेंसेस कब होगा? जब पावर शेयरिंग होगा। गॉट इट। इसके बाद रॉबर्ट डेहल के इस कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे क्रिटिक्स को लेकर, जैसे कहते हैं कि जो पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट ठीक है पॉलिटिकल सेंस में, लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है या सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसको फुली एड्रेस नहीं कर रहा है इनका कॉन्सेप्ट। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव इलेक्शन या मेजॉरिटी रूल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप हो जाए। ओके, तो इस तरीके से इनको भी क्रिटिसाइज किया गया। तो ये था यहाँ पर आपका प्लूरलिस्टिक थ्योरी। आई होप कि गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक्स फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट, और लेक्चर्स बेनिफिट कर रहे होंगे आपको, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाना कि हाँ आपने एंड तक देखा, और कोई फीडबैक हो आपकी तो आप ज़रूर कमेंट में इंक्लूड करिएगा गाइज़। ओके, एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड सॉवरेनिटी पे, कैसे दोनों का लिंक है, क्या ग्लोबलाइजेशन ने सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को इरोड किया है, अंडरमाइन किया है, क्या किस तरीके से अंडरमाइन किया है, इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, so this is all for today. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.